Standard 4 Maths Workbook Unit 6 Question number 4. Harilal took a loan of rupees 300 from a bank. हरीलाल ने बैंक में से क्या लिया? लोन लिया. कितने रुपीस? 300 रुपीस. He will deposit rupees 54 each month. ईच मंथ मतलब हर एक मंथ में वो कितने रुपीस बैंक पे जमा करवा देते? 54. पहले लोन मतलब बैंक से उधार लेना, तो बैंक से उन्होंने कितने रुपए लोन ली थी? 300 रुपीस. और वो कितने डिपॉजिट मंथली दे रहे थे? 54 रुपीस. मतलब हर एक मंथ में वो 54 रुपीस बैंक में जमा करवा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले 300 रुपीस लोन ली थी. इन द बैंक अप टू 6 मंथ. ओके, तो फिर से ही विल डिपॉजिट रुपीज 54 ईच मंथ इन द बैंक अप टू 6 मंथ. मतलब हर एक महीने कितने रुपए वो डिपॉजिट करते थे? बैंक में जमा करवा देते हैं. जमा करवाना मतलब बैंक में रखना और वहाँ से उठाना. लोन ली है. ओके, और विदड्रॉ मतलब बैंक से उठाना है. लोन ली है तो 300 रुपये बैंक से उधार लिए. ठीक है, तो वो 54 रुपीज ईच मंथ द बैंक अप टू 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक, 6 मंथ तक वो 54 महीने बैंक में भरते रहे. वो उतनी डिपॉजिट उनको भरनी थी. ठीक है. एंड बाबूलाल टूक, हरीलाल ने 300 रुपीज़ दिए थे. 6 मंथ तक उन्होंने 54 रुपीज़ करके बैंक में जमा करवाया, मतलब अपनी लोन पेडअप की. बाबूलाल टूक ए लोन ऑफ 300 फ्रॉम द मनी लेंडिंग फर्म. बैंक से. अब बाबूलाल ने लोन कहाँ से ली? मनी लेंडिंग फर्म से ली. और उन्होंने भी कितनी ली है? 300 रुपीज़ ही ली है. एंड रिटर्न 360 रुपीज़. और उन्होंने 6 मंथ में, यानी रिटर्न 360 आफ्टर 6 मंथ. यहाँ पे हर एक मंथ का दिया नहीं है, यहाँ पे 6 मंथ का कंप्लीट पैसे कितने जमा करवाए वो दिए. और यहाँ पे हर एक मंथ के अलग दिए हैं, मतलब 54 करके जमा करवाए हैं. ठीक है. तो हु हैज़ टू पे मोर मनी, मतलब किसने ज़्यादा पैसे दिए होंगे? हाउ मच. ओके, तो आंसर समझते हैं अब. तो पहले क्या ढूंढेंगे हम? हरीलाल ने कितने पैसे बैंक में जमा करवाए? 54 करके 6 मंथ तक कितने जमा करवाए वो ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि बाबूलाल के तो ऑलरेडी आपको दे दिए है 6 मंथ के 360 रुपीज़. लेकिन हरीलाल के पैसे दिए नहीं कि उन्होंने कितने बैंक में जमा करवाए टोटली. हर एक मंथ में तो 54 जमा करवाए, लेकिन टोटली कितने जमा करवाए वो कंप्लीट दिया नहीं है. हरीलाल टूक ए लोन ऑफ 300 फ्रॉम ए बैंक. बैंक में से हरीलाल ने कितना लोन लिया? रुपीज 300. ही डिपॉजिट रुपीज 54 ईच मंथ. हर एक मंथ में वो कितने पैसे भरते थे? 54 रुपीज. और अप टू 6 मंथ, कितने मंथ तक उन्होंने पैसे बैंक में जमा करवाए? तो 6 मंथ तक. तो रुपीज 54 और मंथ 6 उनका मल्टीप्लाई किया तो 6 4 जा 24, यहाँ पे 4 2 6 4 जा 6 5 जा 30 और 2 324. तो हरीलाल पे रुपीज 324 इन द 6 मंथ. अब हरीलाल ने कितने पैसे जमा करवाए 6 मंथ में? 324. और जो बाबूलाल थे उन्होंने कितने जमा करवाए थे? 360. दोनों लोन के रुपीज सेम लिए थे. इन्होंने भी 300 लोन लिया था, हरीलाल ने भी, और बाबूलाल ने भी 300 लोन लिया था. लेकिन हरीलाल ने कितने पे किए 6 मंथ में? 324. और बाबूलाल ने कितने पे किए? 360. तो बाबूलाल टूक ए लोन ऑफ ए रुपीज 300. ही डिपॉजिट रुपीज 360 आफ्टर 6 मंथ. इन्होंने कितने आफ्टर 6 मंथ के बाद कितने पेडअप किए? रुपीज 324. और यहाँ पे जो बाबूलाल है उन्होंने कितने पेडअप किए? 360. मतलब कि आप क्लियर देख सकते हो कि बाबूलाल ने हरीलाल से ज़्यादा पैसे जमा करवाए. तो यहाँ पे लिख सकते हो हु हैज़ टू पे मोर मनी. तो यहाँ पे आंसर लिख दो बाबूलाल पे मोर मनी, क्योंकि हरीलाल ने 324 पेडअप किए और बाबूलाल ने 360, मतलब बाबूलाल ने ज़्यादा पेडअप किए. इसीलिए हु हैज़ टू पे मोर मनी, तो बाबूलाल पेडअप मोर मनी. अब नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन था हाउ मच, कितने पैसे ज़्यादा दिए? तो बाबूलाल टू फाइंड हाउ. ओके, तो बाबूलाल टू फाइंड हाउ मैनी मोर बाबूलाल टू
फाइंड हाउ मैनी मोर बाबूलाल पे, मतलब बाबूलाल ने ज़्यादा कितने पैसे दिए, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 324 फ्रॉम 360, तो 360 माइनस 324 इज इक्वल टू ₹336, मतलब कि बाबूलाल ने 36 रुपीज़ ज़्यादा पेडअप किए होंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसके जैसा सेम टू सेम है, इसमें भी आपको काउंट करके होमवर्क पे लिखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ आपको फॉलो नहीं करना है, इसको काउंट करके लिखना है कैसे कैसे हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, लेकिन आपको खुद काउंट करके लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द टेबल। ओके, यहाँ पे आइटम दिया है, बाइंग प्राइस। अब ये समझने की बात है, बाइंग प्राइस मतलब जो हम बुक या नोटबुक या कोई भी चीज़, कोई भी थिंग बुक स्टोर से या भी कोई भी शॉप से हम परचेज करते हैं और उसके लिए जो पैसे हम देते हैं उसे बाइंग प्राइस कहते हैं। सपोज दैट आपने शॉप में से एक पेंसिल लिया और उसके 5 रुपीज़ आपने उसको शॉपकीपर को दिए, मतलब जो 5 रुपीज़ है वो पेंसिल की बाइंग प्राइस हुई। ओके, बाइंग प्राइस मतलब जो परचेज करते हैं उसके लिए जो पैसे शॉपकीपर देते हैं वो। सेलिंग प्राइस, अब वो पेंसिल आपने 5 रुपीज़ की जगह 6 रुपीज़ में किसी को, आपके फ्रेंड को बेच दी, मतलब बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट मतलब मुनाफा होना, ठीक है, तो प्रॉफिट मतलब आपने पेंसिल 5 रुपीज़ में दी, ठीक है, और आपने फ्रेंड को 6 रुपीज़ में दी, मतलब आपको कितने पैसे कितने रुपीज़ मिलेंगे, 1 रुपीज़ आपने ज़्यादा लिया, मतलब 1 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हुआ, यही समझो, तो वो प्रॉफिट है, ठीक है। और आपने पेंसिल, सपोज दैट आपने पेंसिल 5 रुपीज़ में परचेज की या बाइंग की, शॉपकीपर से ली, 5 रुपीज़ दिए, और वो पेंसिल आपने 4 रुपीज़ में सेलिंग की, मतलब अपने फ्रेंड को 4 रुपीज़ में दे दी, तो आपको 1 रुपये का घाटा पड़ेगा, मतलब वो लॉस हुआ, ठीक है आपको। तो प्रॉफिट मतलब ज़्यादा पैसे मिलने और लॉस मतलब जितने पैसे में आपकी बाइंग प्राइस थी उससे कम पैसे सेलिंग की है, कम पैसे में आपको सेलिंग किया तो आपको लॉस होगा। फिर से आई रिपीट वंस अगेन, जितने रुपीस में आपने कोई भी थिंग परचेज या कोई भी चीज़ परचेज की, ठीक है, और उससे ज़्यादा पैसे में आपने बेच दी तो आपको प्रॉफिट होगा, और कोई चीज़ आपने जितने रुपीस में परचेज की उससे कम पैसे में आप देंगे तो आपको क्या होगी, लॉस होगी। समझते हैं यहाँ पे, देखो 10 पेंसिल है, कितने रुपीस में दिया, कितने रुपीस में बाइंग किया, मतलब शॉपकीपर के पास से कितने रुपीस में लिया था उसने, 35 रुपीस में आपने लिया, और कितने रुपीस में बेचा, 40 रुपीस में। ओके, कितने रुपीस में बेचा आपने, 40 रुपीस में, तो 35 रुपीस बाइंग प्राइस, बाइंग, और 40 रुपीस क्या है, सेलिंग। ओके, तो 40, क्योंकि माइनस में क्या होता है, जो बिग अमाउंट होती है वो ऊपर आती है और नीचे जो छोटी अमाउंट होती है और नीचे आती है नंबर की, मतलब कि जो बड़ा नंबर होता है माइनस में ऑलरेडी ऊपर होता है, और जो छोटा नंबर होता है मतलब स्मॉल नंबर होता है नीचे होता है। 4 में से 5 माइनस हो गए ना, 5 में से 4 माइनस हो गए, मतलब 5 बड़े हैं तो ऊपर लिखने पड़ेंगे आपको, और 4 छोटा है तो नीचे लिखना पड़ेगा आपको। तो 40 माइनस 35। ओके, अब 0 में से 5 जाएंगे नहीं तो 4 के ऊपर कितने हो गए, 3 बोर होगी, और यहाँ पे 4 की वैल्यू 40 थी, उसकी जगह हमने 30 कर दी, मतलब 10 बचे, तो 10 किसको देने के, 0 को, तो 10 दिए, 10 में से 5 गए तो 5 0, कितने रुपीज़ बचे, 5 रुपीज़। तो क्या होगा, 35 में से परचेज की और 40 रुपीज़ में उसने सेलिंग की, मतलब क्या हुआ, 5 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा मिले इसलिए 5 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट 30 नोटबुक, बाइंग प्राइस मतलब कितने रुपीस में खरीदी, 135 में, और कितने में बेची, 165 में, मतलब कि ये अमाउंट से ये अमाउंट ज़्यादा है, मतलब कंप्लीटली प्रॉफिट होगा। इतना याद रखने का कि बाइंग प्राइस से मतलब जो हमने परचेस किया उससे सेलिंग प्राइस मतलब बेचने की प्राइस ज़्यादा हो तो हमेशा प्रॉफिट होता है, और आपने बाइंग प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो क्या होता है भाई,
लॉस होता है। ये आपको याद रखना है, बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट, बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कम हो, ठीक है, तो वो लॉस होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बाइंग प्राइस कितनी है 135 और सेलिंग प्राइस कितनी है 165, तो 165 बड़े हैं, उसमें से 135 हम माइनस करेंगे, 5 में से 5 गए तो 0, 6 में से 3 गए 3, 0, कितने प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज़। आपको ऐसा पेज लेके काउंट करना है साइड में, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक ये 5 नंबर का लेते हैं, चेयर कितने रुपीज़ में परचेज की 340 रुपीज़ में, और कितने रुपीज़ सेलिंग की 285, मतलब कि बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या है कम है, कम है, इसीलिए क्या होगा लॉस, ओके। तो 340 माइनस 285, यहाँ पे 4 के ऊपर 3, 10 में से 5 गए तो 5, 3 में से 8 जाएंगे नहीं, यहाँ पे 2, 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए तो 5 और 2 में 0, 55 रुपीज़ लॉस। कितने रुपीज़ लॉस होगी 55 रुपीज़। बाकी का टेबल आपको ऐसे गिनना है। फिर से आई रिपीट वंस अगेन, सेलिंग प्राइस, बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, और बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस होता है, ठीक है। और ये कंप्लीट टेबल आपको काउंट करके होमवर्क में लिखना